और उसकी बड़ी बहू आयुषी एकदम सीधे साधे हैं, जिसे कोई भी आदमी बेवकूफ बना सकता है। बहू, अब समीर के लिए भी रिश्ता देखना होगा। हाँ मम्मी जी। मैं चाहती हूँ कि समीर की बहू हम दोनों जैसी सीधी सादी ना हो। हम दोनों तो किसी से कुछ कह भी नहीं पाती, इसीलिए तो पड़ोसी और रिश्तेदार हमारा फायदा उठा रहे हैं। इस जमाने में ना सीधे लोगों की कोई जगह नहीं है। सही कहा मम्मी जी। समीर भैया भी ना सीधे ही हैं। एक तेज तर्रार आदमी की इस घर में बहुत जरूरत है। वीना पंडित जी को समीर की तस्वीर और उसकी कुंडली देकर लड़की देखने को कहती है। एक रोज पंडित मोना का रिश्ता लेकर वीना के घर आता है और उसे मोना की तस्वीर दिखाता है। मम्मी जी, लड़की तो बहुत सुंदर है। समीर भैया के साथ इसकी जोड़ी अच्छी लगेगी। पंडित जी, आप रिश्ता पक्का कर दीजिए, हमें मोना पसंद है। ठीक है। पंडित जी वहां से निकल कर चले जाते हैं और मन ही मन कहते हैं, बहुत मुश्किल से इस मोना का रिश्ता हुआ है, आफत टली। अब इन लोगों को समझ में आएगा कि इन्होंने किस बिल्ली के गले में घंटी बांध दी है। पंडित मोना के घर वालों से बात कर रिश्ता पक्का कर देता है। मोना और समीर की शादी हो जाती है। मोना समीर के घर आ जाती है, जहां सभी रिश्तेदार मोना की मुंह दिखाई करते हैं। मोना देखती है कि आयुषी अकेली ही एक पैर पर बिना रुके काम किए जा रही है और सारे रिश्तेदार आराम से बैठकर खा पी रहे हैं और आयुषी की चुगली कर रहे हैं। तो कैसा खाना बनाया है इस आयुषी ने? लगता है बनाना ही नहीं आता कुछ। इससे तो अच्छा हम बाहर ही खा लें। इतना धीरे काम करती है कि पूछो ही मत। ये सब सुनकर मोना का पारा चढ़ जाता है। वो उठकर अपना घूंघट उठाकर कहती है, बस, सब चीज की हद होती है। खा पी लो और चुगली कर दो। भाभी बेचारी सुबह से बिना रुके काम ही कर रही है और इतना ही खराब लग रहा है आप लोगों को, तो आप लोग खा ही क्यों रहे? सभी रिश्तेदारों के मुंह बन जाते हैं। वीना मोना से कहती है, बहू रहने दे, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर। सारे रिश्तेदार उठकर चले जाते हैं। अगले दिन मोना एक अच्छी बहू की तरह नहा धोकर तैयार होकर घर के सारे काम करने लगती है। तब आयुषी कहती है, देवरानी जी, बस सारे काम एक ही दिन में कर लोगी क्या? आज तुम्हारा पहला दिन है, मैं कर लूंगी, छोड़ दो तुम। इतने दिनों से तो आप ही कर रही है ना भाभी, अब आप आराम कीजिए। मोना रसोई का कचरा ले जाकर घर के बाहर फेंकने जाती है। कचरा जब कचड़े फेंकने की जगह पर फेंकती है तो उसकी पड़ोस की एक औरत अभिलाषा मोना के घर के बाहर कचड़ा फेंक कर जाने लगती है। तभी मोना उसे रोककर कहती है, आपको दिखाई नहीं देता किसी के घर के बाहर कचरा फेंक देती हो? ये कचरा फेंकने की जगह है क्या? कल से मैं भी आपके ही घर के बाहर फेंकूंगी। मैं तो हमेशा से यहीं फेंक रही हूँ। नई नई आई हो और मुझे समझा रही हो। जाओ अपना काम करो, मैं तो यहीं फेंकूंगी। अच्छा ऐसा है, तो अब देखो। मोना अपने घर से कचड़ा ले आती है और अभिलाषा के घर के बाहर फेंक देती है। अब से मैं भी यहीं फेंकूंगी, जो करना है कर लीजिए। तुम ना अपनी हद पार कर रही हो। दोनों की आवाज तेज हो जाती है। आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग वहां जमा हो जाते हैं और आयुषी और वीना भी बाहर आ जाती हैं। ये क्या कर रही है तू? चल अंदर चल। नहीं भाभी, इन लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। ये लोग आप लोगों की सीधेपन का फायदा उठा रहे हैं। आज के बाद ये औरत कचड़ा फेंकना ही भूल जाएगी। सारी चर्बी इसकी निकाल दूंगी मैं। मोना पूरे मोहल्ले का कचड़ा ला लाकर अभिलाषा के घर के बाहर फेंकना शुरू कर देती है। तब अभिलाषा हाथ जोड़कर कहती है, आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे घर के बाहर नहीं फेंकूंगी। ठीक है। मोना, आयुषी और वीना घर चले जाते हैं। मोहल्ले के लोग मोना की बातों को सही मानते हैं और कहते हैं, बात तो मोना सही कह रही थी। किसी के घर के बाहर कचरा फेंकना तो गलत है। ये अभिलाषा खुद को कुछ ज्यादा ही तेज समझ रही थी। उसके साथ ये सब होना जरूरी था। इस अभिलाषा ने सबके नाक में दम कर रखा था। ये होना जरूरी था। शेर को सवा शेर मिल गया, अब इसकी बोली नहीं निकलेगी। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और एक रोज वीना की ननद उमा उसके घर आती है और वीना अपनी बहुओं से कहती है, आज मेरी ननद आ रही है, तुम दोनों ऐसा कोई काम मत करना जिससे उन्हें बुरा लगे, और जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लो। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी। मोना और आयुषी काम में लग जाती है और थोड़ी ही देर में उमा आ जाती है। समीर की शादी पर नहीं आ पाए तो सोचा चली आऊं, बहू को देख तो लूं। ठीक किया बुआ जी, अपना ही घर है, जब चाहे आ जाओ। सभी उमा के पैर छूते हैं। उमा भी मोना को देखकर उसकी मुंह दिखाई करती है। फिर सभी नाश्ता कर अपने अपने काम में लग जाते हैं और उमा वीना से कहती है, भाभी, अब इस घर का बंटवारा कर दो। इस घर में एक हिस्सा मेरा है और मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मेरा तो भाड़े का घर है, तुम तो आराम से इस घर में मजे से रहती हो। लेकिन दीदी, बंटवारा कैसा? बेटियों का तो हिस्सा होता ही नहीं। सासू माँ ने मरते वक्त मुझे कहा था कि उन्होंने आपको सब कुछ दे दिया है।
ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मेरा हक चाहिए, नहीं तो कोर्ट तक ले जाऊंगी। ये सारी बातें आयुषी और मोना रसोई से निकलते वक्त सुन लेती है और मोना बोल पड़ती है। बुआ जी, अब तो आप कोर्ट ही जाओ। अब तो किसी कीमत पर आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। आने के साथ ही आप हिस्से की बात करने लगी। मम्मी जी बहुत सीधी हैं आप। ये कोई मुझे देखने नहीं आई है, हिस्से की बात करने आई है। हाँ तो मेरा हिस्सा है, क्यों छोड़ू मैं? आपको ये बोलते वक्त शर्म नहीं आती? जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, समीर और भैया आपको पैसे भेजते हैं और वापस तक नहीं मांगते। आपके बेटे की पढ़ाई का सारा खर्च मम्मी ने उठाया, यहाँ तक कि आपके बेटे की शादी भी करवाई। तब आपको ये याद नहीं आया कि मुझे ये पैसे लौटाने हैं? जितने आपके हक में आएंगे ना, उससे ज्यादा तो इन लोगों ने आपके और आपके परिवार वालों पर खर्च कर दिए हैं। बहुत जबान चल रही है तेरी, यही सीख के आई है क्या अपने मायके से? हाँ हाँ, यही सीख के आई हूँ। कम से कम आपकी तरह मांगना तो नहीं सिखाया मेरे मायके वालों ने। मोना उमा का बैग लाकर उसके सामने रख देती है। ये लीजिए अपना बैग, और जैसे आई हैं वैसे लौट जाइए। ठीक है, अभी तो जा रही हूँ, लेकिन तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं मैं। उमा चली जाती है। वीना मोना से कहती है, अरे बहू तुम मत बोला करो ना। क्यों मम्मी जी, सही को सही गलत को गलत बोलने में क्या बुराई है? चुप रहकर गलत बर्दाश्त करना भी गलत है। एक रोज आयुषी वीना से कहती है, मम्मी जी, मोना की शादी होने से पहले अगल बगल वाले हमसे डरते नहीं थे, लेकिन जब से मोना आई है किसी की हिम्मत ही नहीं होती। आज पता है क्या हुआ? मैं और मोना बाजार जाने के लिए जैसे ही घर से निकले, हमारे दरवाजे के बाहर कुछ आदमी ताश खेल रहे थे। मोना को देखते ही एकदम दबाकर भाग खड़े हुए। हमारी मोना का बहुत खौफ है। वो तो है, मोना के सामने किसी का मुंह नहीं खुलता। वो कल हमारे बगल वाले पांडे जी है ना, उनकी पत्नी और बहू मिलकर अपनी मोना की चुगली कर रही थी। जैसे ही उन दोनों ने मुझे देखा, चुप हो गई। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सब मोना के नाम से डरते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। मोना के डर से कोई भी रिश्तेदार वीना के यहाँ आने से पहले सोचता। मोना के खौफ के कारण मोहल्ले के लोग भी वीना और उसके परिवार को कुछ कहने से डरते हैं। एक दिन मोना अपने मायके गई होती है। ये बात वीना के कुछ रिश्तेदारों को पता चलती है और वो वीना के घर आकर धमक जाते हैं। बहुत दिनों से आना हुआ हमारा। बहू, तुम्हारे हाथ के आलू के पकौड़े खाने का मन कर रहा है। हाँ भाभी, मुझे भी आपके हाथ का पुलाव और तड़का बहुत पसंद है। अब दोपहर में यही बनाना। अभी तो हम लोग आराम से 2-3 दिन रहेंगे। हाँ हाँ, आपका ही घर है, जो खाना होगा मैं बना दूंगी। सभी हॉल में आराम से बैठ जाते हैं और ताश खेलने लगते हैं। वीना और आयुषी उनकी खातिरदारी में लग जाती है, यहाँ तक कि पानी भी उनके हाथों में पकड़ाती है। ऐसा मजा और कहाँ, आराम से बैठकर खाओ और सेवा करवाओ। ये मुन्ना के इस घर में आते ही ना सब गड़बड़ हो गया, वरना इन दोनों सास बहू को कोई भी बेवकूफ बना सकता है, इनका इस्तेमाल कर सकता है। फिर आयुषी पकोड़े ला कर देती है और सब मजे ले लेकर खा रहे होते हैं। इतने में ही मोना घर लौट आती है और मोना को देखते ही सभी रिश्तेदारों के होश उड़ जाते हैं और बिना कुछ कहे भाग खड़े होते हैं।